आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के आदिकाल पे। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसके नामकरण को लेकर हम बातचीत करेंगे। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है और वो नाम देने के पीछे सबकी अपनी अपनी धारणाएं रही हैं, सबके अपने अपने मत रहे हैं। तो उन सारे मतों पे हम बातचीत करेंगे। हिंदी साहित्य के आदिकाल हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य के आदिकाल की शुरुआत लगभग 7वीं शताब्दी से मानी जाती है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग टाइम रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 विक्रम संवत से उसकी शुरुआत मानी है, लेकिन लगभग सारे विद्वान ये मानते हैं कि 7वीं शताब्दी के मध्य से आदिकाल की शुरुआत मानी जा सकती है। इसके अलावा आदिकाल कालक्रमानुसार हिंदी साहित्य में कालक्रमानुसार वर्गीकरण या विभाजन करने वाले पहले जो इतिहासकार हैं वो हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इस कालखंड को नाम दिया था चारण काल। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इस कालखंड को चारण काल नाम दिया। उनका ये मानना था कि इस कालखंड में जो कविता रचना होती है, जितनी कविताएं लिखी गई उसमें से मैक्सिमम जो है वो चारणों द्वारा लिखी गई थी, इसलिए इस कालखंड को हम चारण काल के नाम से जानेंगे। तो बाद में ये नाम स्वीकार नहीं हो पाया क्योंकि उनका बहुत सारा जो साहित्य था वो इसकी सीमा में नहीं आ पा रहा। नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य, ये पूरा का पूरा साहित्य इसकी सीमा से बाहर था, इसलिए ये नाम स्वीकार नहीं हो पाया। इसके बाद आते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ने इस काल को प्रारंभिक काल नाम दिया। प्रारंभिक काल, उन्होंने कहा था कि यहां से हिंदी साहित्य प्रारंभ होता है, आरंभ होता है, इसलिए हम इस कालखंड को प्रारंभिक काल नाम देंगे। जबकि ये एक सामान्य संज्ञा है, ऐतिहासिक संज्ञा मान सकते हैं इसको, सामान्य संज्ञा है, इसलिए ये नाम स्वीकार नहीं हो पाया। इस नाम से इस कालखंड की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं होती। इस कालखंड से किसी जो विशेष प्रवृत्ति है इस कालखंड की वो नहीं दिखाई देती, वो दृष्टिगत नहीं होती, इसलिए इस कालखंड को स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद आता है रामचंद्र शुक्ल ने इस कालखंड को वीर गाथा काल नाम दिया। वीर गाथा काल, उनका ये मानना था कि इस कालखंड में जितनी पुस्तकें लिखी गई उसमें से प्रसिद्ध जो पुस्तकें हैं और अधिकतर जो पुस्तकें हैं वो वीरों की गाथाएं हैं। उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कालखंड में 12 पुस्तकों का उल्लेख किया और 12 पुस्तकों में से उन्होंने कहा कि 7 पुस्तकें जो है वो वीर गाथा की हैं, प्रसिद्ध हैं, वीरों की गाथाएं प्रसिद्ध हैं 7, इसलिए मैं इस कालखंड का नाम, आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखूंगा। उन्होंने हम इस कालखंड का नाम वीर गाथा काल रख रहे हैं। जबकि बाद में ये नाम इसलिए स्वीकार नहीं हो पाया क्योंकि वीरों की गाथाएं जो थी उनका बाद में परीक्षण हुआ, उन बहुत सारी गाथा जो वीर गाथा थी उनकी खोजबीन की गई, तो इसमें से बहुत सारी जो थी वो तो मिली ही नहीं और कुछ जो है परिवर्ती सिद्ध हो गई क्योंकि उनमें हेर फेर होता रहा। बहुत सारा वंश परंपरा से इन पुस्तकों में बहुत सारा, इन वीर गाथाओं में हेर फेर होता रहा, वो प्रक्षिप्त सिद्ध हो गई और कुछ मिली नहीं, नोटिस मात्र ही मिली। इसलिए वो जिन पुस्तकों के आधार पर वीर गाथा काल नाम दिया गया था वो पुस्तकें नहीं मिलने की वजह से ये नाम स्वीकार नहीं हो पाया। और दूसरी बात ये भी थी कि इस नाम से, अगर इस नाम से हम इस कालखंड को संबोधित करते हैं तो इसके बाद जैन, सिद्ध, नाथ साहित्य पूरा का पूरा बच जाता है, उसको हम साहित्य की परिधि से बाहर कर देते हैं। और चूंकि उसको साहित्य की परिधि में लाने के लिए जरूरी है कि वीर गाथा काल नाम या प्रारंभिक काल नाम या चारण काल नाम स्वीकार नहीं हो सकते। इसके बाद वीर गाथा काल नाम हो गया, उसके बाद आदिकाल नाम दिया गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीर गाथा काल नाम का समर्थन किया। उन्होंने कहा इस नाम में एक ही खामी है कि इस आदि शब्द से हम आदिम युग का बोध न लें। इस आदि शब्द से हम जो है आदिम युग की ओर अगर नहीं लौटते हैं, नहीं सोचते हैं, वो कालखंड ध्यान में नहीं आता है, तो इस कालखंड में कोई खास बुराई नहीं है, कोई खामी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हिंदी में आगे चल के जिन प्रवृत्तियों का विकास होता है रीति काल में, भक्ति काल में, वो सारी की सारी उनकी सारी प्रवृत्तियां यहाँ मौजूद है आदिकाल में। भाई अगर हम देखते हैं लौकिक साहित्य, ढोला मारुरा दुआ श्रृंगार रस जो रीति काल में विकसित होता है उसका
रीतिकाल में जिन श्रृंगार रस की धारा जो बहती है उसका आदि रूप ढोला मानूर अधुआ इसमें मौजूद है आदिकाल में। और जो भक्ति काल आता है जिसमें कबीर और संत साहित्य जिस पे खड़ा है, वो संत साहित्य सिद्धों और नाथों का, सिद्धों का जो सिद्ध साहित्य है, सिद्धों का जो साहित्य है जिसमें सरहपा, सबरपा, कणपा, लोईपा, डोंबिपा, ये सारे जो सिद्ध है वो यहाँ मौजूद है। इसलिए और जो वीर गाथाओं की जो वीरों की जो लिखी जाती है, गाथाएं लिखी जाती है, वीरतापूर्ण जो रचना होती है, जैसे भूषण हो गया, छत्रपति छत्रसाल हो गया, तो ये सारी वीर गाथा भी यहाँ मौजूद है। इसलिए इस कालखंड को हम आदिकाल नाम कह सकते हैं। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना था कि अगर हम इस कालखंड को, चूंकि ये व्याघातों का काल है, उन्होंने कहा कि इस कालखंड में सिद्ध साहित्य मौजूद है, नाथ साहित्य है, लौकिक साहित्य है, वीर गाथाओं का ये चारण साहित्य है, तो इसलिए इस कालखंड को किसी एक नाम से अगर हम संबोधित करते हैं, जैसे वीर गाथा हो गया, चारण काल हो गया, और इसी तरह से चाहे वो सामंत, सिद्ध सामंत काल नाम हो, इन नामों से अगर हम संबोधित करते हैं तो और जो बाकी का साहित्य है वो इसकी परिधि में नहीं आ पाएगा, वो इस सीमा से बाहर चला जाएगा। इस जो कालखंड है, इस कालखंड का पूरा साहित्य इस एक ही नाम में आ सकता है, इसके अंदर इस कालखंड का पूरा साहित्य आ जाता है। इसलिए हम इस कालखंड को आदिकाल नाम से संबोधित करेंगे। इसके बाद आता है सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल, राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया इस कालखंड के लिए। उनका ये कहना था कि भाई इस कालखंड का जो साहित्य है वो साहित्य एक तो सिद्धों द्वारा लिखा गया है, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में साहित्य रचना कर रहे थे। बौद्ध धर्म की जो धर्माचार्य थे, सिद्ध बौद्ध धर्म का जब पतन की ओर अग्रसर हो रहा था, उस टाइम सिद्धों द्वारा जो साहित्य रचना हो रही थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाला ये जो पूर्वी भारत है उसमें जो साहित्य रचना हो रही थी उसके रचनाकार सिद्ध थे। दूसरी बात, सामंत पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी भारत में जो साहित्य रचना हो रही थी वो सामंतों के आश्रय में हो रही थी, सामंतों के आश्रय में हो रही थी। इसलिए इनके और इन दोनों को मिला के इस कालखंड का नाम सिद्ध सामंत काल रखा जा सकता है। तो ये नाम स्वीकार नहीं हो पाया क्योंकि सिद्धों और नाथों के अलावा भी साहित्य था। दूसरी बात ये थी कि ये एक किसी प्रवृत्ति को सूचित नहीं करता। इस कालखंड की जो एक प्रवृत्ति है, भाई सिद्ध सामंत से क्या मतलब, वो सामंत से तो हम इस कालखंड की कोई विशेष प्रवृत्ति होती थी नहीं होती। भाई सिद्धों से तो अगर मान भी ले, पर सामंतों से तो, सामंत नाम से तो इस कालखंड की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं होती, द्योतित नहीं होती, है ना। तो इसलिए इस नामकरण को स्वीकार नहीं किया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस कालखंड का नाम रखा बीजवपन काल। उनका ये कहना था, उनका ये मानना था कि यहां से साहित्य, हिंदी साहित्य का बीजारोपण होता है। जैसे बीज को हम रोपते हैं तो बीज प्रस्फुटित होता है, इसी तरह से ये बीज का वपन है, यहाँ बीज बोया गया जमीन में। यहाँ इससे पहले साहित्य नहीं था। उनका ये मानना था कि हिंदी साहित्य जो है वो यहीं से जन्म लेता है। कहां से? आदिकाल से। ये जो कालखंड है इस कालखंड से, जबकि ऐसा नहीं था। साहित्य तो पहले भी मौजूद था। लिखित साहित्य होने से पहले साहित्य मौखिक होता है, और मौखिक साहित्य पहले से मौजूद था। तो हम ये नहीं कह सकते कि साहित्य यहीं से पैदा होता है, यहीं से जन्म लेता है। किस आदिकाल में, इस कालखंड में, है ना। 7वीं से 14वीं शताब्दी का जो काल है उस कालखंड का ही साहित्य नहीं है, साहित्य उससे पहले भी था। तो इसलिए इस काल को हम इस नामकरण को स्वीकार नहीं कर सकते। रामकुमार वर्मा ने इस कालखंड का नाम दिया संधिकाल और चारण काल। संधिकाल और चारण काल। उनका ये कहना था, उनका ये मानना था कि संधिकाल इसलिए कि यहाँ जो है मिलन हो रहा है। कहा? आदिकाल की जो ये कालखंड है, ये समय है, इस समय में किसका मिलन हो रहा है? भाषाओं का मिलन, अपभ्रंश और हिंदी का मिलन हो रहा है। इसके अलावा इस काल में काव्य प्रसिद्धियों का मिलन, छंदों का मिलन हो रहा है, बहुत सारी जो काव्य प्रवृत्तियां हैं उनका मिलन हो रहा है। और चारण काल इसलिए कि चारण जो थे वो साहित्य रचना करते थे, वो बहुत सारी जो वीर गाथाएं लिखते थे राजाओं के आश्रय में, इसलिए इस कालखंड का नाम हम संधिकाल और चारण काल तो ग्रेगसन ने दिया ही था पहले, इन्होंने एक संधिकाल पीछे और जोड़ दिया। ये नाम भी कुछ
क्योंकि चारण और संधि काल के अलावा भी बहुत सारा जो चाहे वो धार्मिक साहित्य हो चाहे वो बाद में लौकिक साहित्य हो, उसकी उपेक्षा होने की वजह से वो साहित्य इसमें समेटने में इस कालखंड इस परिधि में नहीं आ पाता, इसलिए ये नाम स्वीकार नहीं हो पाया। इसी तरह से आगे चल के इसका नाम सुमन राज्य ने इसका नाम आधार काल रखा, आधार काल, कि ये आधार है, बाकी के साहित्य का ये आधार है, पर इस नाम को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि ये किसी विशेष प्रवृत्ति को द्योतित नहीं करता। साहित्य में एक ये हो कि या तो इसमें पूरा का पूरा साहित्य समाहित हो या फिर कोई विशेष प्रवृत्ति को द्योतित करे, उस पूरे साहित्य को वो अपने अंदर समाहित करे जो इस कालखंड में रचा गया। तो इस कालखंड में रचने वाले साहित्य को अपने अंदर समाहित करने वाला कोई भी नाम इसमें से नहीं नजर आ रहा था सिवाय आदिकाल की। तो आदिकाल नाम इसलिए स्वीकार किया गया कि उनकी सारी प्रवृत्तियां जिनका विकास आगे चल के होता है वो सारी की सारी आदि प्रवृत्तियां यहाँ मौजूद है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इसमें से कुछ जो है चीजें निकल गई या कोई खामी है, जबकि एक खामी उन्होंने कहा इसमें है, वो है कि इससे आदिम सभ्यता का अगर हम बोध नहीं लेते हैं तो इस नाम से इसमें कोई खामी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जब तक कोई सटीक या कोई उपयुक्त नाम नहीं मिलता है हमें इस कालखंड के लिए जिस नाम से पूरा साहित्य संबोधित हो या जिस नाम में पूरा साहित्य आ जाए इस कालखंड का, तब तक हम आदिकाल नाम का प्रयोग कर सकते हैं, इससे काम चला सकते हैं। उनका